अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स को स्टडी करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़, तो हम इसका क्विक ओवरव्यू लेंगे। अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करें तो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। सो व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें, उन क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये किताब पढ़ी है और मैं आपसे पूछता हूँ बेटा क्या हम इसका मैथ मेजर कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस सर। विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस हम इस बुक का मैथ एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो मैथ क्या हुआ? एक फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह अगर हम इस बुक की लेंथ की बात करें तो क्या हम इसकी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसकी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। सो लेंथ इज़ आल्सो आ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब अगर हम इसी तरह टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। अब इसी तरह हम प्रेशर की बात करें तो बैरोमीटर की मदद से। सो इस तरह फोर्स। अब ये सारी की सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक्यूरेटली मेजर कर सकें, उन क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जितने भी इमोशंस हैं, जिसमें हमारा लव, हेट, एंगर। तो अगर हम लव की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा कहता है कि मैं अपने वालिद से बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या हम उस प्यार को मेजर कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर कभी किसी को ऐसे कहते सुना हो कि मैं अपने वालिद से 2 kg प्यार करता हूँ, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें इन नफ़रत, प्यार या गुस्सा, इनका एहसास तो होता है लेकिन हम इन्हें मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर ना कर सकें, तो इन क्वांटिटीज़ को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, इनकी मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। अब अगर हम स्केलर्स और वेक्टर्स की बात करें तो एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब दोनों क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं और दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो है मैग्नीट्यूड। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डायरेक्शन का। स्केलर्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि अगर दूसरी तरफ हम वेक्टर्स की बात करें तो इनको डिस्क्राइब या डिफ़ाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ती है। अब हम स्केलर्स को एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछता हूँ बेटा आपका मैथ्स कितना है? आप कहते हो सर मेरा मैथ्स है जी 60 kg। अब 60 क्या है? एक नंबर, और केजी क्या है? यूनिट। मैग्नीट्यूड में दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, नंबर प्लस यूनिट। अब आपको कोई और इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं है और ना डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है। आपने जस्ट मैग्नीट्यूड के ज़रिए मैथ्स को डिफ़ाइन कर दिया। तो मैथ्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह मैं आपसे पूछूं बेटा आज आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कितना टाइम वेस्ट किया, और आप कहते हो सर मैंने 1 घंटा आज ना बर्बाद कर दिया। तो एक क्या है? जो 1 घंटा है वो है मैग्नीट्यूड। आपने जस्ट मैग्नीट्यूड बताई और मुझे पता लग गया, आपकी बात पूरी तरह से समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं बेटा किस डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा बेतुका सा सवाल है, टाइम की क्या कोई डायरेक्शन भी होती है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती। टाइम को डिफाइन करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 घंटा, जस्ट एक नंबर और साथ में एक यूनिट। इसी तरह अगर हम स्पीड, वर्क या टेम्परेचर की बात करें तो ये सारी की सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर्स हैं और इनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ फोर्स की, ये एक बॉक्स पड़ा है जिसका मास है 10 kg, और मैं इस पर एक फ़ोर्स लगाता हूँ 5 न्यूटन की इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब सेम बॉक्स है, यानी कि लेट्स सपोज 10 kg का बॉक्स है और सेम फोर्स
लेट्स सपोज 5 न्यूटन की फोर्स हमने पहले लगाई थी और 5 न्यूटन की ही अब लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगर हम यही फोर्स ऊपर से लगाना शुरू कर दें तो ये अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा। मतलब तीनों केसेस में फोर्स तो सेम लग रही है लेकिन उसका रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। अब क्या हो गया, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गई, यानी कि फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए अब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, ईस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में। इसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसा कि हमने डिस्टेंस को डिफाइन किया था कि डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स बट इन वट डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस तो है लेकिन इन वट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस कवर करना है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। अब डिस्टेंस के साथ क्या इन्वॉल्व हो गया, डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, यानी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो इसे कहते हैं हम वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा अगर हम वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन की बात करें तो ये सारी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़। और आगे चल के हम और भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है डिस्क्राइब या डिफ़ाइन करने के लिए। अब हम यहाँ पर सारी तो डिस्कस नहीं कर सकते, आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब स्केलर्स को भी हमने देख लिया, वेक्टर्स को भी देख लिया। स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, जबकि वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अब हम वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है, अगर हम हमें सिंबॉलिकली इन्हें लिखना हो या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो इन्हें किस तरह लिखा जाता है, अब हम ये सीखते हैं। बेसिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका मतलब है अगर हमें वेक्टर्स को लिख कर रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करते हैं। इसके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक तो बोल्ड फेस लेटर, यानी कि हम जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम थोड़ा मोटा करके लिख देते हैं, तो इसे कहते हैं बोल्ड फेस लेटर। अक्सर आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि ज़्यादा बोल्ड फेस लेटर को ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद लेटर विद एन एरो ऑन द टॉप, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम एक लेटर लिखेंगे और उसके ऊपर एरो लगा देंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हमें इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो सिंबॉलिकली तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हमने बोल्ड फेस लेटर लिखा था, अब हम क्या करेंगे, लाइट फेस लेटर, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं जिस राइटिंग में वही लिखते हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। फॉर एग्जांपल अगर हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड को लिखना है तो उसको लाइट करके लिख देंगे, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को लिखना है तो लाइट करके लिख देंगे, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा तरीका जो है वो ये है कि जैसे हमने ऊपर वेक्टर का सिंबल है, वेक्टर और एक लेटर और उसके ऊपर एरो, तो उसको हम दो स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल लाइन में क्लोज कर देंगे, इसे हम मोड भी कहते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये तो हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हो तो उसको ड्रा कैसे करना है या उसको बनाना कैसे है। फॉर एग्जांपल मैं अगर फोर्स की बात करूं, ये फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की अलोंग ईस्ट की डायरेक्शन में, तो इसको कैसे ड्रा करना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक मुनासिब सा स्केल चूज़ करना है अपने पेज के अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब है मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर 50 न्यूटन की फोर्स है तो हमें 1 न्यूटन की फोर्स को कंसीडर कर लेना है 1 सेंटीमीटर को कंसीडर कर लेना है 25 न्यूटन के, तो 50 न्यूटन की फोर्स किसके बराबर होगी, 2 सेंटीमीटर के। अब हमें करना क्या है, 2 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करनी है ईस्ट की डायरेक्शन में और एरो जो है ये लगाना है ईस्ट की डायरेक्शन में। अब इस हमने क्या कर दिया, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। अब जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, इसकी जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को। अगर 3 सेंटीमीटर होता तो लेट्स वो 75 न्यूटन, अगर 4 सेंटीमीटर होता तो 100 न्यूटन। इस तरह जो जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती वैसे वैसे फोर्स की मैग्नीट्यूड भी बढ़ती। और जो इसकी जो एरो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। अगर इसका एरो होता वेस्ट की डायरेक्शन में तो हमें पता लग गया था कि फोर्स वेस्ट की डायरेक्शन में लग रही है, अगर नॉर्थ की तरफ होता तो नॉर्थ की तरफ लग रही है फोर्स। अब
मैंने जो बात की थी कि स्केल चूज़ करना है बड़े मुनासिब तरीके से, बड़े एहतियात से, इसका क्या मतलब है? अगर हम लेट्स सपोज 50 न्यूटन की फोर्स है हमें गिवन होती, और हम जी कंसिडर कर लेते 1 सेंटीमीटर को कंसिडर कर लेते 1 न्यूटन, तो अब 50 न्यूटन फोर्स बराबर हो जानी थी 50 सेंटीमीटर के। तो अगर हमारे पेज की विड्थ इतनी हो तो हम 50 सेंटीमीटर की लाइन कैसे ड्रा करेंगे? वो तो हमारे पेज से बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू अवर पेज, यानी हमारी पेज की विड्थ कितनी है, हम आसानी से कितना वेक्टर जो है वो ड्रा कर सकते हैं, तो वो वाला हमें स्केल चूज़ करना है। ठीक है, अगर हमें 500 न्यूटन की फोर्स यहाँ गिवन होती तो हम 1 सेंटीमीटर को 100 न्यूटन के कंसीडर करते, ताकि जो 500 न्यूटन की फोर्स है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होती है, हम 5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रा कर सकते हैं। यानी कि जो स्केल अब मैंने बताया यही होना है। आप जो देखकर जो हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन है या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज़ की जो मैग्नीट्यूड गिवन होगी, वो अकॉर्डिंग टू आवर पेज के विड्थ के अकॉर्डिंग हमें वो ड्रा करना है, उसको स्केल को चूज़ करना है। अच्छा, ये तो आज हमारा हो गया वेक्टर्स कितनी तरह वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन, और आगे चल के हम वेक्टर्स को इंशाल्लाह ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो किस तरह का हमारे पास रिजल्ट आता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।